हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी एसएससी की प्रिपरेशन। टुडे आई सीमा शर्मा वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल एलेक्सी क्लासेस पर। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर जो है वो हम एसएससी के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि इंग्लिश से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो यस, जो आज का हमारा वीडियो है वो हमने स्पेशली बनाया है एसएससी के उन मिक्स्ड क्वेश्चंस को लेकर जो ऑलरेडी एसएससी के एमटीएस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और उनका सॉल्यूशन भी मैं, एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगी। और आपको करना क्या है, आप मेरे साथ साथ ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन मैं आपको साथ में ही दूंगी ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस आपके पास आएँ तो आप उसको बहुत इजीली कर पाएँ। देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो आज जो हम लेकर आए हैं क्वेश्चंस वो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से हैं जो एसएससी के एमटीएस एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आज हम मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वन बाय वन एक एक का एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर दूंगी। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक, और लास्ट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। और आज के क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स मीन्स दिस इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक सेंटेंस आपको गिवन है और उसके लिए एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट वर्ड आपको यहाँ से देना है। क्वेश्चन है अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, यानी एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर ऑडियंस बैठती है, उस प्लेस को क्या कहा जाता है। और ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने आयल, सेकंड ऑप्शन है आपके सामने हैंगर, थर्ड है आपके सामने जिम्नाजियम एंड द फोर्थ वन इज ऑडिटोरियम। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स? यस, थोड़ा सा आप रिलेट भी इसको कर पाओगे। ऑडियंस, ऑडिटोरियम, ऑडी, ओके। सो ऑडियंस, ऑडिटोरियम, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए अब एक बार हम बाकी के वर्ड्स को भी देख लेते हैं कि इनका क्या मीनिंग है। आयल, आयल का मीनिंग होता है एक खाली स्पेस, खुली जगह, जो when two rows of seats are there, तो जो in between vacant space होता है, that is called aisles. For example, you travel by bus or train. In bus or train you see beside two sides there are the rows of seats and in between a place is vacant just to walk on. So that is called aisle. वो जो खाली जगह होती है उसको कहा जाता है aisle. For example, आप थिएटर में जाते हो, आप मूवी वहाँ पर देखते हो, तो आप देखते हो वहाँ पर बिटवीन टू रोज, वो जो आपकी सीट्स की टू रोज बनी हुई होती हैं उनके बीच में एक खाली स्पेस होता है, दैट वेकेंट स्पेस इज कॉल्ड, दैट एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड आयल। ओके, नेक्स्ट आइए हम आते हैं हैंगर पे। सो ई आर इज एडेड विद हैंग, हैंग मीन्स लटकाना। ओके, ये एक वर्ब है। व्हेन ई आर इज एडेड विद इट, हैंगर मीन्स जिसके साथ हम किसी चीज को लटकाते हैं। For example, the one who dance, dancer, the one who sings, singer, the one who plays, player. Similarly, the one who hangs, that is hanger. Next is gymnasium, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो जिम। सो सभी इससे फैमिलियर है, जहाँ पर आपके जो है एक्सरसाइज के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं एक जगह पर, जो आपकी हेल्प करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। ओके, आपका वर्कआउट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन है हमारा ही डैश इज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल, हैड हैंड, हंग, हैंग एंड हैंग। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसके मीनिंग को समझना है। ही डैश इज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल, उसने अपना पोर्ट्रेट मेन हॉल में क्या किया? लटकाया। अब लटकाने के लिए, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे आप अगर देख रहे हो हैड, हैंग, हंग, हैंग एंड हैंग, फोर ऑप्शंस आर देयर। सबसे पहले हमें हैंग के मीनिंग को समझना है, बिकॉज चारों ही जो वर्ड्स हैं वो हैंग से ही रिलेटेड है। सो देखिए फ्रेंड्स, हैंग के दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है हैंग, लटकाना, दूसरा मीनिंग होता है हैंग, फांसी पर चढ़ा देना, राइट। तो अगर हम पहले हैंग की सेकेंड और थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, दैट इज हंग, हंग। अगर हम दूसरे हैंग की बात करते हैं जिसका मतलब सजा देना होता है, फांसी पर लटकाना होता है, उसकी जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है दैट इज हैंड, हैंग। सो यहाँ पर जो हैंड, हैंग्ड, हैड हैंग्ड एंड हैंग्ड है वो तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम किसी को फांसी पर चढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं।
यहाँ पर हम एक पोर्ट्रेट को लटकाने की बात कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स यहाँ पर या तो हंग होगा या फिर हैंग होगा। अब यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर क्यों है, सी क्यों नहीं है? बिकॉज सी, ये जो सी ऑप्शन है ये फर्स्ट फॉर्म में है और यहाँ पर हम ही की बात कर रहे हैं। ही इज सिंगुलर। अगर हमें यहाँ पर प्रेजेंट यूज करना होता तो हैंग के साथ हमें एस लगाना जरूरी था। ही हैंग्स हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल, कि वो अपना पोर्ट्रेट मेन हॉल में लटकाता है। बट यहाँ पर एस नहीं है, दैट्स वाई ये जो सेंटेंस होगा दैट विल बी इन पास्ट। ही हैंग्ड हिज पोर्ट्रेट इन द मेन हॉल, कि उसने जो अपना पोर्ट्रेट है वो मेन हॉल में लटकाया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ और थर्ड क्वेश्चन है आपका मोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज येस्टरडे। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हेल्प करता है आपकी आंसर को ढूंढने के लिए दैट इज येस्टरडे। येस्टरडे मतलब हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं जब भी हमारे पास MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप उन 2 करेक्ट इनकरेक्ट आंसर्स को मार्क कर देते हो जो क्वेश्चन से कहीं पर भी कनेक्ट नहीं करते हो। नाउ यू आर लेफ्ट विद द 2 पॉसिबल आंसर्स। अब आपको उन 2 में से किसी एक को चूज करना होता है। दिस इज द राइट स्ट्रैटेजी फॉर सॉल्विंग द MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर करेंगे। मोहन इज प्लीज्ड एट द न्यूज येस्टरडे, यानी मोहन इज प्लीज्ड कि कल जो उसको न्यूज मिली उस पर वो बहुत खुश था। ऑब्वियसली कल की बात हो रही है तो हम था की बात करेंगे। प्लीज, प्लीज मतलब खुश होना। सो यहाँ पे वी नो दैट इज एम आर, जो इज एम आर होता है दैट इंडिकेट्स प्रेजेंट। वो किसको इंडिकेट करते हैं, प्रेजेंट को। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट के साथ येस्टरडे तो हम नहीं लगा सकते, इट इज वेरी क्लियर। सो यहाँ पर जो आपका हैज है डी ऑप्शन वो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट हो गया। हैज बीन प्लीज बिकॉज दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज बीन प्लीज। अब यहाँ पे हमारे पास बचता है वॉज प्लीज्ड एंड हैड बीन प्लीज। अब यहाँ पर आपने देखा हैड के साथ बीइंग लगा है, सो दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। रीजन बीइंग, क्योंकि हम ING लगाते हैं जहां पर हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं। मोर ओवर हैड इज देयर, सो हैड के साथ हम ING यानी बीइंग का यूज नहीं करते। सो सी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो गया। नाउ यू आर लेफ्ट विद 2 पॉसिबल आंसर, नो इम्प्रूवमेंट एंड वॉज प्लीज। सो येस ऑफ कोर्स वॉज प्लीज इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो पैसिव फॉर्म में है। मोहन वॉज प्लीज्ड एट द न्यूज येस्टरडे। ये जो सेंटेंस है इसमें कंडीशन बताई जा रही है मोहन की, कि उसकी क्या कंडीशन थी, कि वो कल की न्यूज़ पर बहुत खुश था। दैट्स वाई हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाया है, बिकॉज ये जो है प्लीज्ड वर्ड जो है वो मोहन की कंडीशन बता रहा है, और कंडीशन बताने के लिए हम हमेशा एक्शन के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। सो मोहन वॉज प्लीज्ड, येस्टरडे के साथ वॉज प्लीज्ड। राइट ऑप्शन था आपका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, और फोर्थ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, माई टीचर इज द डैश ऑफ ऑल। अब मेरा टीचर सब में क्या था, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर काइंडेस्ट, काइंड, काइंडर एंड काइंडली। सो काइंड सबसे पहले हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि मेरा टीचर, माई टीचर इज द डैश ऑफ ऑल, सब में से सिर्फ एक टीचर की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर पॉजेसिव नाउन की बात तो नहीं कर सकते हैं। राइट, पॉजेसिव तो हम यहाँ पे पॉजेसिव डिग्री की बात तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ ऑफ ऑल ना होता माई टीचर इज डैश, तो हम यूज कर सकते थे काइंड, बट ऑफ ऑल की बात हो रही है, यानी सबके साथ उसका कंपैरिजन। सिमिलरली आपका जो डी है वो भी इनकरेक्ट आंसर मार्क हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि काइंडली का मतलब होता है प्लीज। ओके, काइंडली हेल्प मी, काइंडली डू मी अ फेवर, काइंडली फॉर मी। ओके, सो काइंडली तो हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। ओके, सो जो आपका डी ऑप्शन है वो भी आपका हो गया। अब आपके पास बचे हैं 2 पॉसिबल आंसर्स, ए और सी। अब आपको ए और सी में से करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है, काइंडेस्ट होगा या काइंड। ओके, तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, यानी काइंडेस्ट, बिकॉज द के साथ हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, और फिफ्थ क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर।
फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एप्लीकेशंस आर इनवाइट टू एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन अ रिप्यूटेड स्कूल। नाउ आपका जो अंडरलाइन है दैट इज इनवाइट टू, यानी हमें इनवाइट टू को रिप्लेस करना है विद द करेक्ट फॉर्म। सो इट इज नो इम्प्रूवमेंट, क्या कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, यानी इनवाइट टू क्या ठीक है यहाँ पर। इनवाइटेड बाय, इनवाइटेड फ्रॉम, इनवाइटिंग फ्रॉम एंड इनवाइटेड फ्रॉम। सो अब आप देखिए यहाँ पे एप्लीकेशंस आर डैश, अब आर के साथ, इज एम आर के साथ जब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इट इज द पैसिव फॉर्म। ओके, एप्लीकेशंस को क्या किया गया, तो एप्लीकेशंस को इनवाइट किया गया, तो यहाँ पर ऑब्वियसली हम इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे बिकॉज ये पैसिव फॉर्म में है एंड दिस इज द कंडीशन कि पैसिव फॉर्म में हम फॉर्म ऑफ बी यूज करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अब प्रेजेंट की बात हो रही थी तो हमने यहाँ पे आर लगा दिया, अब हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। सो इनवाइटेड आएगा, इट इज फॉर श्योर, यानी सी ऑप्शन जो है आपका वो तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो गया। क्यों हो गया एलिमिनेट, क्योंकि उसमें आईएनजी लगा है, जबकि हमें जो है वो थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो या तो इनवाइटेड बाय में से होगा या इनवाइटेड फ्रॉम में से होगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं, इनवाइटेड बाय एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं, अब कहाँ से मिली है एप्लीकेशंस हमें, एलिजिबल कैंडिडेट से, यानी कि सोर्स क्या है, सोर्स इज एलिजिबल कैंडिडेट्स, और सोर्स को हम हमेशा बताने के लिए यूज करते हैं फ्रॉम का। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग I am going to school from my place, so my place was a source, that's why मैंने वहाँ पर from का यूज किया था। Similarly, applications are invited from eligible candidates. Now the source is eligible candidates, किस लिए, for the post of vice principal। कहाँ है vice principal की post, in a reputed school, यानी कि एक सम्माननीय सम्मानजनक स्कूल में। आगे बढ़ते हैं हम अपने सिक्स क्वेश्चन की तरफ, और सिक्स क्वेश्चन ये है आपके सामने, अ बुक ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस, यानी एक ऐसी बुक जिसमें सबके नेम्स और एड्रेसेस लिखे हुए होते हैं, उस बुक को हम क्या कहते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी डायरेक्टरी। चलिए एक बार हम बाकी के वर्ड्स भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट डायरी। सो डायरी सभी को पता है, डायरी इज समथिंग वेयर वी राइट एनीथिंग रिलेटेड टू अस, जिसमें हम अपने से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें लिखते हैं, एनीथिंग इंपॉर्टेंट वी नोट डाउन, दैट इज कॉल्ड डायरी। नेक्स्ट वन इज सी ऑप्शन इज डिक्शनरी। सो डिक्शनरी इज अ वेरी कॉमन वर्ड जहाँ पर हमें वर्ड्स के मीनिंग मिलते हैं, उनकी इलाबोरेशन मिलती है। एंड द नेक्स्ट वन इज जर्नल। सो जर्नल इज व्हाट, जर्नल इज अ formal document of any organization or of any profession, जहाँ पर जो है वो आपकी related to transaction और related to business जो important चीज़ें लिखी जाती है, that is called journal। आगे बढ़ते हैं हम अपने फ्रेंड्स सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने, who can prevent you from getting married now that you are within age, यानी अब आपको शादी से कौन रोक सकता है क्योंकि अब आप उस एज के हो। सो इट इज द क्लियर ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी कि ऑफ। हम विद इन नहीं यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर किसी टाइम स्पैन की बात नहीं हो रही है, काके की बात हो रही है, उसके लिए वी यूज ऑफ। सो जो राइट आंसर है आपका दैट इज ऑप्शन बी, हु कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग मैरिड नाउ दैट यू आर ऑफ एज, क्योंकि अब आपकी जो उम्र है वो शादी की है, तो अब आपको कोई भी शादी करने से नहीं रोक सकता। आगे आते हैं हम अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। आई होप सभी को एक्सप्लेनेशन समझ आ रही होगी। और 8th क्वेश्चन है आपका, इफ ही वुड ट्राइड ही वुड हैव सक्सीडेड। इफ यानी कि कंडीशन यहाँ पर लगी है, कैसे अप्लाई करते हैं हम कंडीशन को कि इफ ही वुड ट्राइड, वुड तो यहाँ पर यूज नहीं होगा, हमें वुड ट्राइड को ही यहाँ पे रिप्लेस करना है कि व्हाट कैन बी द करेक्ट वर्ड हियर। सो इफ कंडीशन है कि अगर वो कोशिश करता तो वो सफल हो जाता, यानी सक्सीडेड। सक्सीडेड मतलब सफल हो जाना। अगेन सक्सीडेड कंडीशन है, हैव के साथ लगा है, तो हैव के साथ हम हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, राइट। अब वॉज ट्राइड नहीं होगा यहाँ पर, इज ट्राइड बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इज ट्राइड तो वैसे ही आपका एलिमिनेट हो गया। वॉज ट्राइड, इफ ही वॉज ट्राइड, कंडीशन में हम वॉज नहीं लगाते, कंडीशन में हम वैसे भी जब कभी इमेजिन भी करते हैं तो हम वर्ड लगाते हैं।
if he were a headmaster of the school, he would have done this or this, so he will do this, इस तरीके से हम बोलते हैं. So if he would tried, he would have succeeded, इसके प्लेस पर क्या होना चाहिए था, had, यानी जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी. अब ऑप्शन सी आपका करेक्ट क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट इनटू पास्ट की, यानी पास्ट के अंदर पास्ट की बात कर रहे हैं. तो उसको बताने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. क्या बोला जा रहा है, इफ, यानी उसने कोशिश नहीं किया. अब इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो कोशिश करता, तो यानी पहले पास्ट और पास्ट इनटू पास्ट. इफ ही हैड ट्राइड ही वुड हैव सक्सीडेड. अगर वो कोशिश करता तो वो पास हो गया होता. ओके, सो द राइट आंसर वाज सी. आगे बढ़ते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की तरफ. आपका 9th क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ सिंगर्स. व्हाट डू वी से टू ग्रुप ऑफ सिंगर्स. ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्या है ये, ग्रुप ऑफ सिंगर्स इज कॉयर. यस, ग्रुप ऑफ सिंगर जो मिलकर गाते हैं एक सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग जो परफॉर्म करते हैं, लेकिन नॉट ओनली वन सिंगर बट अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सो दैट इज कॉल्ड कॉयर. आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं बाकी के जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग क्या है. ज्यूरी. ज्यूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस. यस. ऑर्केस्ट्रा. ऑर्केस्ट्रा इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट. इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, ओके, उनको बोला जाता है, उनके ग्रुप को बोला जाता है ऑर्केस्ट्रा. और काउंसिल. काउंसिल इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और अ फॉर्मल बॉडी फॉर taking decisions. They meet regularly, they sit regularly and they discuss the things and they take any decision related to any particular organization. So that is called council, जो कि एक आपकी फॉर्मल बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है. आगे बढ़ते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ. 10th क्वेश्चन है आपका द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन December 2001. सो येस, दिस इज़ वेरी सिंपल. अगर आपको पढ़ने से ही ये पता लग रहा होगा कि ये जो हमारा आंसर है इट इज़ एब्सोल्युटली, ये जो हमारा क्वेश्चन है इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. सो जो राइट आंसर है आपका दैट इज सी. द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड. अगेन दिस इज इन पैसिव फॉर्म. सो पैसिव के साथ हमने एक्शन का थर्ड फॉर्म लगाया है. वॉज पास्ट की बात हो रही है इसलिए वॉज के साथ थर्ड फॉर्म. सो द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार उसको पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया. कब? इन December 2001. मंथ और ईयर के साथ वी हैव यूज्ड इन. तो यहाँ पर किसी भी पार्ट में जो है प्रॉब्लम नहीं है. तो आपका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी. ओके, आगे बढ़ते हैं हम अपने 11th क्वेश्चन की तरफ. और फ्रेंड्स 11th क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने. द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई बिकम्स मोर सीरियस डे बाय डे. नाउ थोड़ा सा अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ोगे तो डे बाय डे यानी प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या हो रहा है, दैट मीन्स इन कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी से ही क्लियर हो रहा है कि बिकम्स की बात तो नहीं आएगी, क्योंकि हम किसी हैबिट, किसी हॉबी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पे एक ऐसी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ रही है. सो द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई बिकम्स मोर सीरियस. कि जो मुंबई में हाउसिंग का इशू है, हाउसिंग की प्रॉब्लम है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है. सो कंटिन्यूटी क्लियर हो रही है हमें सेंटेंस से. सो जो हमारा राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी. ओके, ऑप्शन डी आपका जो है वो राइट आंसर है. द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई इज बिकमिंग मोर सीरियस डे बाय डे. दिन प्रतिदिन जो हाउसिंग की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा सीरियस मुंबई में होती जा रही है. आगे बढ़ते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन की तरफ. एंड 12th क्वेश्चन है आपका द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग डांसेस. डांसेस की अगर न्यू फॉर्म को क्रिएट किया जाता है या पहली फॉर्म में कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती है, अरेंज किया जाता है, सीक्वेंस सिखाई जाती है, उस आर्ट को हम क्या कहते हैं. सो इट इज़ वेरी कॉमन एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि कोरियोग्राफी. कोरियोग्राफी मीन्स आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग डांसेस. अब आपके जो बाकी के ऑप्शन हैं फ्रेंड्स वो क्यों नहीं है करेक्ट, क्योंकि देखिए जियोलॉजी, जियो मीन्स अर्थ. सो जियोलॉजी इज समथिंग वेयर योर अर्थ इज स्टडीड, जहाँ पे अर्थ को स्टडी किया जाता है. सेस्मोलॉजी, सेस्मोलॉजी इज समथिंग वेयर द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज डन. ओके, अर्थक्वेक्स की स्टडी जहाँ पे की जाती है दैट इज
seismology. Next is calligraphy. Calligraphy is related to your handwriting. An art of beautiful handwriting is called calligraphy. So जो आपका right answer था that was option B यानी choreography. आगे बढ़ते हैं हम अपने 13th क्वेश्चन की तरफ. आई होप एक्सप्लेनेशन सबको क्लियर हो रही है. प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, ताकि सिमिलर वीडियोस हम आने वाली अपनी वीडियोस सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं हम आने वाली वीडियोस में लेकर आएँ. क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, माई मदर इज़ द डैश इंस्पिरेशन इन माई लाइफ. अब माई मदर इज़ द डैश इंस्पिरेशन इन माई लाइफ. अगेन इसके जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पर क्या लिखा है, द के बाद हमें राइट ऑप्शन यहाँ पर फिल करना है. सो इट इज़ वेरी क्लियर. हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, यस सुपरलेटिव डिग्री की. तो दो आंसर तो हमारे वैसे ही एलिमिनेट हो गए. बिग क्योंकि पॉजेसिव डिग्री है, बिगर इज अ कंपैरेटिव डिग्री, तो ए और बी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए. Now we are left with two possible answer C, option C and option D. So option C है आपका biggest and option D है आपका most biggest. So most is already in superlative degree and biggest is also a superlative degree. So दो superlative forms हम एक साथ यूज नहीं कर सकते, इसलिए D भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. Now you are left with only one option, that is C. So C will be the right option. माई मदर इज़ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन माई लाइफ, यानी मेरी लाइफ में जो मेरी मदर है वो सबसे बड़ी मेरे लिए इंस्पिरेशन है. मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेशन अपनी मदर से मिलता है. आगे बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 14 एंड द क्वेश्चन इज, नॉट ओनली द पेरेंट्स बट ऑल्सो द चिल्ड्रन वर सैड एट लिविंग द हाउस. यानी न केवल पेरेंट्स बल्कि चिल्ड्रन भी उदास थे अपना घर छोड़ते हुए. सो यस, यहाँ पर हमें करेक्ट है या नहीं, या इसके किसी पार्ट को चेंज करना है, दैट वी हैव टू चेक. सो अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, सो नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, सो दिस कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज यूज. नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ हम हमेशा यूज करते हैं बट ऑल्सो. सो दिस इज द राइट कॉम्बिनेशन. अब बाकी के पार्ट्स चेक कर लेते हैं. द पेरेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है. द चिल्ड्रन वर सेड, अगेन यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. एट लीविंग द हाउस यानी घर छोड़ते हुए. तो सेंटेंस जो है आपका दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, यानी जो आपका राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी. ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है, यानी इस सेंटेंस में किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. नॉट ओनली के साथ हम हमेशा ही कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं बट ऑल्सो. आगे बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आई डैश ब्लड इन द हॉस्पिटल टुमारो. अगेन यहाँ पर अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो किसकी बात हो रही है, टुमारो, टाइम की. टाइम इज टुमारो. टुमारो मतलब आने वाला कल, जो अभी तक आया नहीं है. सो समथिंग रिलेटेड टू फ्यूचर वी विल ऐड इन द ब्लैंक. ये तो बहुत क्लियर है. तो यहाँ से सीधे आपका हैव डोनेटेड कैंसिल हो गया, ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दिया आपने इसको. इसी तरह आपका पास्ट भी एलिमिनेट हो गया, वॉज डोनेटिंग. आपका हैड डोनेटेड भी एलिमिनेट हो गया, बिकॉज ये सभी किसको इंडिकेट कर रहे हैं, वॉज डोनेटिंग एंड हैड डोनेटेड दोनों इंडिकेट कर रहे हैं. ये इंडिकेट कर रहा है पास्ट परफेक्ट को, और वॉज डोनेटिंग इंडिकेट कर रहा है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस को, और हैव डोनेटेड इज प्रेजेंट परफेक्ट. तो ना तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, ना ही पास्ट की बात हो रही है. बात किसकी हो रही है, फ्यूचर की. टुमारो, टुमारो मतलब आने वाला कल. सो व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज योर ऑप्शन सी, आई विल डोनेट ब्लड इन द हॉस्पिटल टुमारो. सो आई होप फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और आपके लिए ये बहुत यूजफुल भी होगी, क्योंकि येस फ्रेंड्स ये जो जितने भी क्वेश्चन हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं ये आपके ओरिजिनल एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है. अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे दैट इज स्पॉटिंग द एरर, जो कि वो क्वेश्चंस भी जो हैं वो आपके एसएससी के प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं. तो आई होप ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा. तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहा है. थैंक यू. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप प्रिपेयरिंग.